नमस्कार मित्रों, डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 नवंबर यानी आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना है कि अगर यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, सभी पढ़ने वाले प्रतियोगियों का हो जाएगा। तो अगर आयोग इस संबंध में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने के संबंध में कोई भी नोटिस जारी करता है तो इसके लिए सभी लोगों को सामने आना होगा, खुल के विरोध करना होगा। अगर 2 शिफ्ट में, एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो इससे किसी का भी कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो अगर इस संदर्भ में कोई भी नोटिस आता है, चाहे जब आए एक से अधिक शिफ्ट में, तो इसका विरोध हर मंच से अपने अपने लेवल से सबको करना होगा, सबको सामूहिक आवाज़ उठानी होगी, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत विषम परिस्थिति है हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें भी घबराना नहीं है, अपनी पढ़ाई भी करते रहना है और जहाँ संभव हो वहाँ अपना विरोध भी दर्ज करवाना है। तो यही कहना था, बाकी देखा जाएगा, सब ईश्वर मालिक हैं सबके, देखा जाएगा जो होगा। खैर, करंट अफेयर्स पे आते हैं तो देखिए, टीबी मरीजों की संख्या में कमी आई है। ये अभी पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा है कि वर्ष 2015 से 2023 तक 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है देश में टीबी मरीजों की कुल संख्या में। और भारत ने वैश्विक लक्ष्य से पहले यानी 2025 तक ही टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो 2025 तक भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि WHO ने जो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है वो 2030 तक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और 15 से 23 यानी 8 वर्षों की अवधि के दौरान कुल 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है वैश्विक टीबी मामलों में। और वैश्विक स्तर पर भारत में टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 8.3% की गिरावट दर्ज की गई है। पेरिस समझौते के लिए आज ही के दिन पेरिस समझौता हुआ था, यानी कि आज 4 नवंबर है, तो 4 नवंबर को ही पेरिस समझौता हुआ था, ठीक है। 4 नवंबर 2016 को, ठीक है। आज ही के दिन 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता लागू हुआ था, हुआ नहीं था, हुआ था 2015 में, ठीक है। 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौता लागू हुआ था, जिसका आयोजन फ्रांस पेरिस में किया गया था। COP 21 इसको कहा जाता है, COP 21 इसको कहा जाता है, ठीक। और फ्रांस पेरिस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसको नाम दिया गया है। कुल 196 देशों ने उस समय इसमें समर्थन किया था। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल ही में किस देश ने पेरिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। एक करंट का क्वेश्चन है। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि संभावना है कि ये भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन संभावना है ऐसी, ठीक है। और G20 देशों की जो बैठक है अभी हाल ही में कहाँ होने वाली है, तो ये G20 देशों की बैठक ब्राज़ील में होने वाली है, ठीक है। तो उसके पहले ही ये खबर निकल के आई है कि भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से संपर्क साधा है। संभव है कि ये भारत के गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। कुल 174 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों की अगर बात की जाए तो सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है, 80 या 0.80 इसका स्कोर है, लेकिन 80 करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। डेनमार्क का 78 है, अमेरिका का 77 है,
ठीक है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता सिंगापुर है जिसका स्कोर 80 है, डेनमार्क का 78 है, अमेरिका का 77 है। भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में इसमें जो है चिन्हित हुआ है। 49 भारत का स्कोर है, 49, और 49 स्कोर के साथ 72वें स्थान पे है भारत। तो भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, 72वीं है। ठीक, तो ये विशेष ध्यान देने योग्य है कि ये जो रैंकिंग है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक 2024, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक 2024 में भारत 72वें स्थान पे है। शीर्ष देश सिंगापुर, डेनमार्क, अमेरिका हैं। SDA करके आप याद कर सकते हैं, SDA, सिंगापुर, डेनमार्क, अमेरिका। ठीक, भारत का स्कोर इम्पोर्टेंट है, 49 है, 72वें स्थान पे है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश 113वें स्थान पे है, श्रीलंका 92वें स्थान पे है और चाइना 31वें स्थान पे है। ब्लैक होल ट्रिपल, एक वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में ब्लैक होल ट्रिपल खोजा है। इस प्रणाली में इसके केंद्र में एक ब्लैक होल शामिल है जो वर्तमान में अपने बहुत करीब घूम रहे एक छोटे तारे को निगलने की प्रक्रिया में है। ठीक है, अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल ट्रिपल नाम का जो है आप कह लीजिए कि आकाशीय पिंड खोजा गया है जो वर्तमान में अपने करीब घूम रहे एक छोटे तारे को निगल लेने की प्रक्रिया में है। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस, इनका नाम है डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस, ये विश्व कृषि मंच के महासचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस, विश्व कृषि मंच के महासचिव। अतनु दास चर्चा में हैं, ये स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हैं। ठीक है, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनका नाम क्या है, अतनु दास। डुमा बोको जो है ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। डुमा बोको, PCS और RO में जो ताज़ा तरीन राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को याद कर लीजिए, बोत्सवाना के राष्ट्रपति को याद कर लीजिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को याद कर लीजिए। पेड्रो सांचेज आप हमको बताएंगे कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, 3-4 बार इनकी चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, पिछले 3-4 दिनों में लगातार चर्चा में थे। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं आप कमेंट करके बताइएगा। हो भाषा चर्चा में है, असम के मुख्यमंत्री ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि कुल 22 भाषाएं अभी तक शामिल हैं। ठीक है, 22 भाषाएं शामिल हैं। तो हो भाषा को भी शामिल करने की मांग असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। अगर हो भाषा की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक भाषा है जो भूमिज और मुंडारी भाषा से संबंधित है। भूमिज और मुंडारी भाषा से यह भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम एवं ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में हो यानी कोल समुदाय द्वारा बोली जाती है। कोल विद्रोह आपने पढ़ा ही होगा। तो ये हो भाषा जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में कोल समुदाय द्वारा बोली जाती है। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि कोल विद्रोह कब हुआ था। इसके बाद अगली घटना है COP16 से रिलेटेड। COP16 की चर्चा भी पिछले 2-3 दिनों से की जा रही है। कोलंबिया में आयोजित हुआ है, कोलंबिया में। ठीक है, शीघ्र ही हम इस पे COP16 पे ही एक वीडियो बना देंगे ताकि जो है सारी चीज़ें एक जगह समेट कर आपको बता दी जाएं। अभी फिलहाल जान लीजिए कि पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोलंबिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोलंबिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना का शुभारंभ किया है। CWC रिपोर्ट एक जारी की गई है जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर, झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में 2011 से 2024 तक 10.81% की वृद्धि देखी गई है। यानी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं तो झीलों के क्षेत्रफल में विस्तार हो रहा है
और 2011 से 24 के बीच में 10.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये आज के 4 नवंबर के डेली जो करंट अफेयर्स हम करवाते हैं न्यूज़पेपर से, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता, PIB आदि से, उनसे रिलेटेड ये खबर थी आज की। तो ये करंट अफेयर्स आप पढ़िए, आत्मसात करिए और पढ़ाई के लिए थोड़ा गंभीर हो जाइए, क्योंकि पेपर में इतनी अनिश्चितता है। अगर पेपर दिसंबर में करवा ही लेंगे तो हम लोगों के पास पेपर देने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि पेपर एक ही शिफ्ट में लिया जाए। इसके लिए सबको सामूहिक आवाज़ उठानी होगी, मजबूती से आवाज़ उठानी होगी। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बल्कि अपनी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ना है ताकि विजय हमारी सुनिश्चित हो। अभी भी हम कह रहे हैं 99% ये मान के चलिए कि पेपर इनको एक ही शिफ्ट में लेना होगा, ये 2 शिफ्ट में पेपर करवा नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर दिसंबर में नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, जैसा भी होगा अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।